नमस्कार, मैं डॉक्टर रजनीश कुमार आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। प्रिय विद्यार्थियों, आज के वीडियो लेक्चर में हम यूजीसी नेट यूनिट 6 के अंतर्गत हिंदी उपन्यास में झूठा सच के बारे में पढ़ेंगे। हमने लगातार उपन्यासों को लेकर आप सभी के सामने क्लास लिए हैं। उम्मीद है कि ये सभी कक्षाएं या फिर लेक्चर्स आपके लिए उपयोगी साबित हो रहे होंगे। उसी क्रम में हम झूठा सच पर चर्चा करेंगे और इसी बहाने झूठा सच की कथा वस्तु या फिर इसकी पृष्ठभूमि क्या रही है और पात्रों से परिचित होंगे। हमारी कोशिश है कि आप सभी वन लाइनर किताबों को पढ़िए, नोट्स को पढ़िए, यूजीसी नेट पर आधारित जो भी किताबें हैं उनको पढ़िए, लेकिन मूल किताबों को भी पढ़िए। ठीक है? तो जब आप झूठा सच पढ़ेंगे तो देखेंगे कि इसका जो आधार है विभाजन की त्रासदी पर आधारित है। 1942 से लेकर 1957 तक की कहानी को इसमें शामिल किया गया है और ये वो दौर है जब कविता के क्षेत्र में और कहानी के क्षेत्र में देखेंगे कि नई कहानी, नई कविता का दौर शुरू हो चुका है और उसमें अनुभूति की प्रामाणिकता पर जोर दिया जा रहा है। तो कहीं न कहीं झूठा सच उपन्यास के माध्यम से जो विभाजन की त्रासदी रही, जिन्होंने विभाजन यानी देश विभाजन के दर्द को झेला है, अब वो इस उपन्यास को बहुत ही आत्मीयता के साथ पढ़ सकते हैं। यह उपन्यास सन 1958 में प्रकाशित हुआ। इसके 2 खंड हैं। पहले खंड का नाम है वतन और देश, जिसका प्रकाशन 1958 में हुआ और इसी को आप सभी को यूजीसी नेट में पढ़ना है। ठीक? दूसरा खंड देश का भविष्य 1960 में प्रकाशित हुआ। पृष्ठभूमि के तौर पर देखें तो यह उपन्यास सामाजिक और राजनीतिक पृष्ठभूमि पर आधारित है और इसके लेखक हैं यशपाल, जो कि कथाकार के तौर पर जाने जाते हैं। इन्होंने कहानियां भी लिखी हैं, उपन्यास के अलावा कहानियां भी लिखी हैं यशपाल ने, और ये क्रांतिकारी के रूप में भी जाने जाते हैं। ठीक है? तो यशपाल ने लिखा है झूठा सच और जो भी मेन तथ्य थे उनको हमने बता दिया। आगे उपन्यास जब आप पढ़ना शुरू करेंगे तो यशपाल ने बड़ी ही अच्छी बात लिखी है। सच को कल्पना से रंग कर उसी जन समुदाय को सौंप रहा हूं जो सदा झूठ से ठगा जाकर भी सच के लिए अपनी निष्ठा और उसकी ओर बढ़ने का साहस नहीं छोड़ता। आप देखेंगे कि ये पूरा जीवन ही झूठ और सच पर आधारित है। कई बार ऐसा लगता है कि झूठ बहुत आगे निकल गया है। कई बार हम झूठ के माध्यम से ठगे जाते हैं, फिर भी हम सच को जानने के लिए अपने निष्ठा और अपने साहस को नहीं छोड़ते हैं। इसीलिए कहा गया कि सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं हो सकता। तो कहीं न कहीं आप देखेंगे कि ये जो बात यहाँ पर यशपाल ने कही है कि सच को कल्पना से रंग कर उसी जन समुदाय को सौंप रहा हूं जो सदा झूठ से ठगा जाकर भी सच के लिए अपनी निष्ठा और उसकी ओर बढ़ने का साहस नहीं छोड़ता है। इसका कथन है यशपाल का है झूठा सच के अंदर। अगर हम मुख्य पात्रों की बात करें तो इस उपन्यास को पढ़ते हुए 3 मुख्य पात्र आपको दिखाई देंगे। तारा, जो कि विभाजन से पीड़ित महिला है। जयदेव पुरी, जो विभाजन का शिकार है, ये भी संपादक हैं और विधायक भी हैं। कनक, जयदेव से इसका प्रेम विवाह हुआ है और बाद में तलाक भी हो गया है। तो तारा, जयदेव पुरी, कनक झूठा सच उपन्यास के प्रमुख पात्र हैं। अगर गौण पात्रों की बात करें तो झूठा सच उपन्यास में भी बहुत सारे पात्र हैं। जैसे मैलांचल में आप देखेंगे इसमें भी बहुत सारे पात्र हैं। मेन पात्रों को मैंने गौण पात्र में भी रखा हुआ है जहां से सवाल पूछे जा सकते हैं। असद कॉमरेड है, लाहौर से संबंध है। शीला राम जोया की पुत्री है। डॉक्टर प्राणनाथ इकोनॉमिक्स के प्रोफेसर हैं। वीडियो लेक्चर बनाने से पहले हमने कम्युनिटी सेक्शन में एक सवाल पूछा था कि डॉक्टर प्राणनाथ किस विषय के प्रोफेसर हैं। तमाम विद्यार्थियों ने सही जवाब दिया था। ढेर सारे विद्यार्थी उसमें फेल भी हुए हैं। ठीक है, तो डॉक्टर प्राणनाथ इकोनॉमिक्स के प्रोफेसर हैं, ध्यान रखिए। 2 ऐसे उपन्यास हैं जिसमें आप देखेंगे कि प्रोफेसर की बात की गई है। एक तो डॉक्टर प्राणनाथ हैं और एक मेहता है।
मेहता किस विषय के प्रोफेसर थे, आप सभी अच्छे से जानते हैं, ठीक है। और उसकी भी चर्चा हमने कर ली। सोमराज तारा का पति, गिरधारी लाल कनक के पिता और नया हिंद प्रकाशन से इनका संबंध है। ध्यान रखिए यहाँ पर बात की जा रही है 1958 में ये उपन्यास प्रकाशित होता है। 1942 से लेकर 1957 तक की बातें हैं। और जैसे वर्तमान समय में हम बार बार देखते हैं नया भारत या न्यू इंडिया की बात करते हैं, उसी तरीके से आप देख रहे हैं कि नया हिंद यहाँ पर शब्द आया। महेंद्र नैयर जो कि वकील है, करमचंद कशिश जो कि पैरोकार के संपादक हैं, ठीक है। पैरोकार और निषाद करके पत्र है, साप्ताहिक पत्र है, और उनका जिक्र झूठा सच उपन्यास में किया गया है। पैरोकार के संपादक कौन है? करमचंद कशिश। रतन शीलो का प्रेमी है। गौस मोहम्मद प्रकाशक है। उर्मिला पुरी की शिष्या है। जया जो है पुरी और कनक की बच्ची है। विश्वनाथ सूद पंजाब कांग्रेस के नेता हैं और सीएम पद के दावेदार भी। तो ये कुछ पात्र हैं जिनको कि आपको ध्यान में रखना है। उम्मीद है कि मुख्य पात्र और गौण पात्र जितने भी हैं उनको एक नजर आप बढ़िया से दिए होंगे और आपके दिमाग में बैठ भी गया होगा, ठीक है। अब कहानी की शुरुआत करने से पहले हम भूमिका को देख लेते हैं, क्योंकि हमारा मानना है कि जब भी मूल किताबों को पढ़ें तो किताब में अगर भूमिका दी गई है तो उसको जरूर पढ़ें। झूठा सच के दोनों भागों वतन और देश, देश का भविष्य में देश के सामयिक और राजनीतिक वातावरण को यथासंभव ऐतिहासिक यथार्थ के रूप में चित्रित करने का यत्न किया गया है। उपन्यास के वातावरण को ऐतिहासिक यथार्थ का रूप देने और विश्वसनीय बना सकने के लिए कुछ ऐतिहासिक व्यक्तियों के नाम भी आ गए हैं, परंतु उपन्यास में वे ऐतिहासिक व्यक्ति नहीं, उपन्यास के पात्र हैं। कथानक में कुछ ऐतिहासिक घटनाएं अथवा प्रसंग अवश्य हैं, परंतु संपूर्ण कथानक कल्पना के आधार पर उपन्यास है, इतिहास नहीं है। ये देखिए बड़े ही ईमानदारी से यशपाल ने भूमिका में लिख दिया कि कथानक में कुछ ऐतिहासिक घटनाएं अथवा प्रसंग अवश्य हैं, परंतु संपूर्ण कथानक कल्पना के आधार पर उपन्यास है, इतिहास नहीं। उपन्यास के सभी पात्र तारा, जयदेव, कनक, गिल, डॉक्टर नाथ यानी जो प्राणनाथ हैं, नैयर, सूद जी, सोमराज, रावत, इसाक और प्रधानमंत्री भी काल्पनिक पात्र हैं। तो इस उपन्यास में इतिहास और कल्पना को आधार बनाया गया है। ज्यादातर जो आधार है वो नाम में काल्पनिक है, लेकिन जो वातावरण रहा है, देश विभाजन की जो त्रासदी रही है, वो यथार्थ रूप में प्रस्तुत करने का प्रयास यशपाल ने किया है, ठीक। आगे बात करते हैं कहानी की शुरुआत कैसे होती है, ताकि आप कुछ पात्रों को देख लें कि उनका आपस में क्या संबंध रहा है। कहानी की शुरुआत बहुत ही आप देखेंगे कि करुण रस से ही हो रही है। सास के अंतिम समय दोनों बहुएं उपस्थित थीं। बड़ी बहू ने सास की मृत्यु की घोषणा करने के लिए दारुण दुख के समय की रीति का ध्यान कर देवरानी को असह्य पीड़ा के ऊंचे स्वर में चित्कार करने के लिए कहा। यानी कि कोई बूढ़ी महिला है जिसका निधन हो गया है और उसकी दो बहुएं हैं, बड़ी बहू और उसकी देवरानी, मृत्यु हो गई है, तो अक्सर मृत्यु के क्षण पर रोना पड़ता है और चित्कार करने के लिए कहा। घबराहट में देवरानी से ठीक तरह से न बन पड़ा। बड़ी बहू ने रीति की रक्षा के लिए स्वयं खिड़की में आकर उचित ऊंचे स्वर में विलाप का हृदय वेदी चित्कार किया, जैसे बाण से बिध गई कोई चील मर्मांतक पीड़ा से चीख उठी हो। गली भर के लोग नींद से जाग उठे। पड़ोसी ने मेला देई, लल्लो, करतारो, संत कौर, पीतम देई और जीवा तुरंत आ गई। यानी जैसे ही चित्कार की आवाज सुनाई दी, पड़ोसिनी जितनी भी थी, नाम यहाँ पर देख लीजिए, कई बार एग्जाम में पूछा जा सकता है, ठीक है। मेला देई, लालो, करतारो, संत कौर, पीतम देई और जीवा तुरंत आ गई। छाती पीट पीट कर विलाप होने लगा। विलाप करती स्त्रियां बीच बीच में
संतोष भी प्रकट कर देती थी। बुढ़िया का समय भी आ गया था। भगवान पोते पोतियों से भरा घर छोड़ गई है, कर्मों वाली थी। अक्सर हमने देखा है कि निधन के बाद चित्कार भरी आवाजें आती हैं, आसपास के लोग रोते भी हैं। जो जितना प्रभावित होते हैं उतना रोते हैं, और उसी में कुछ लोग होते हैं जो सांत्वना भी देते हैं, संतोष भी देते हैं। मर्द भी नीचे गली में मकान के चबूतरे पर एकत्र हो गए थे। सब लोग मास्टर राम लुभाया और बाबू राम जोया के मां की छत्र छात्रा से वंचित हो जाने पर शोक प्रकट करके संसार की अनित्यता की याद दिलाकर उन्हें सांत्वना देने लगी। यानी जो बूढ़ी महिला है, उनके दो पुत्रों की बात की गई है, मास्टर राम भुलाया और बाबू राम जोया। इन्हीं की माताजी थी जिनका के निधन हुआ था। वृद्धा प्राय अपने बड़े लड़के बाबू राम जोया के ही घर पर रहती थी। राम जोया रेलवे में पार्सल दफ्तर में नौकर थे। वे 26 वर्ष से नौकरी में थे। उन्होंने पीपल बेहड़े यानी पीपल वाले आंगन मुहल्ले की गली उच्ची गली में 2 गिरे हुए मकान खरीदकर नए 3 मंजिले मकान बना लिए थे। आमदनी के लोभ में अपने रहने के मकान का भी आधा भाग किराए पर दे दिया था। तो एक जो मध्य वर्ग होता है कि नौकरी तो कर रहे हैं, लेकिन पैसे आमदनी के लोभ में रहने के मकान में भी आधा भाग किराए पर दे दिया था। आपने राम जोया जैसे लोगों को अपने आसपास भी देखा होगा। राम जोया के बड़े लड़के का विवाह हो चुका था। मकान का एक कमरा लड़के और नई बहू ने संभाल लिया था। अन्य सबका तो निर्वाह हो ही जाता था। केवल बुढ़िया माँ के लिए जगह न रहती थी। बुढ़िया का ऐसा कुछ करना भी क्या था कि उसके खास जगह की जरूरत समझी जाती। राम जोया की घरवाली का स्वभाव कुछ तीखा था। 2 मकानों की मालकिन बन जाने से उसकी जिह्वा की तीव्रता भी कुछ बढ़ गई थी। सास बुढ़ापे की चिड़चिड़ाहट में बक देती तो स्वयं सास बन चुकी बहू खरा खटाक उत्तर दिए बिना न रहती। तब जब तब ऐसा झगड़ा हो जाता और बुढ़िया अपने बड़े बेटे की पहली बहू का गुण याद करने लगती। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं जो आपस में परिवार में होता है, वही यहाँ पर यथार्थ रूप में उपन्यासकार ने प्रस्तुत किया है। अपने 4 कपड़ों की पोटली बगल में दबाए भोला पांधे की गली में अपने छोटे बेटे मास्टर राम भुलाया के घर आ जाती। यानी बुढ़िया आप देखेंगे कि 2 खंभों के बीच में इसकी जिंदगी है। एक तरफ बड़ा बेटा है और एक तरफ छोटा बेटा है। कभी इसके यहाँ, कभी इसके यहाँ, कभी इस बहू की प्रशंसा, कभी इस बहू की प्रशंसा। और शायद आप लोगों ने एक कविता पढ़ी होगी, नाच कविता, जो कि आगे की कविता है। समय मिले तो जरूर आप पढ़ें और देखेंगे कि जो जिंदगी 2 खंभों के बीच में, ठीक है, एक तरीके से दार्शनिक कविता है। जरूर समय मिलेगा तो जरूर पढ़िएगा। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि वो जो बूढ़ी महिला थी, उसका जीवन भी कुछ यही था। कभी बड़े बेटे के पास, कभी छोटे बेटे के पास आती जाती थी। कुछ दिन बाद राम जोया जाकर माँ को लौटा लाते या बुढ़िया छोटे बेटे के घर में जगह की और भी तंगी से तंग आकर बड़े बेटे के बच्चों को देख जाने के लिए उच्ची गली में लौट आती थी। पर सन 1947 में जाड़ों में बुढ़िया छोटे बेटे के यहाँ आई थी तो गहरी सर्दी खा गई। उसे निमोनिया हो गया। दोनों बेटों ने बहुत दौड़ धूप की, परंतु माँ का समय आ गया। तो आप देखेंगे इस उपन्यास की शुरुआत मृत्यु से लगभग हुई है। और किस वजह से मृत्यु हुई कि बुढ़िया जो बूढ़ी माँ थी उनको निमोनिया हो गई। ये ध्यान रखिए, इंपॉर्टेंट ये फैक्ट है। मास्टर राम भुलाया डीएवी आर्य समाजी स्कूल के अध्यापक थे और विचारों से सुधारवादी थे। राम भुलाया जी का स्वभाव कैसा था? अब वो आर्य समाजी थे, अध्यापक थे और सुधारवादी थे। उनके विचार में माता की मृत्यु का शोकाचार और सूतक दूर करने का उपाय ईश्वर भजन और हवन से होना चाहिए था। गली की स्त्रियों ने उचित स्यापे के स्थान में रूखे ईश्वर भजन और हवन के प्रस्ताव सुने तो उन्होंने विस्मय प्रकट कर आपत्ति की। हाय, यह कैसे हो सकता है? कर्मों वाली बुढ़िया थी, पोते पोतियों का
पोते की बहू का मुंह देखकर मरी। यानी बुढ़िया बहुत ही सौभाग्यशाली थी, नाती पनाती जिसको बोला जाता है, उसको देखकर मरी थी। इसका विमान नहीं सजेगा, इसके लिए संग स्यापा नहीं होगा, तो फिर क्या किसी जवान के मरने पर यह सब होगा। क्योंकि यहाँ पर कईयों का यह मानना था कि खूब अच्छे से सजा कर इनको विदा किया जाए और ढोल बाजे के साथ। लेकिन उनके जो बेटे थे राम भुलाया जी, जो कि मास्टर थे, अक्सर टीचर्स को लेकर यही धारणा होती है। कई बार वो लोग अपनी बात को रखते हैं लेकिन लोग मानते नहीं। ये सुधारवादी प्रवृत्ति के थे कि जो अब तक चला आ रहा था उसकी जगह पर ईश्वर भजन और हवन के माध्यम से माताजी को अंतिम विदाई दी जाए। बुढ़िया की मृत्यु मास्टर राम लुभाया के घर में ही हुई थी। नड़ोया यानी अर्थी भी उन्हीं के दरवाजे से उठा, परंतु वह बाबू राम जोया की भी तो माता थी और बुढ़िया का क्रियाकर्म उचित सम्मान के साथ होने में उनके सम्मान का भी प्रश्न था। ऐसी भाग्यवान बुढ़िया का विमान जिस सध्वज से उठना चाहिए था, वह गरीब मास्टर जी के वश की बात न थी। राम जोया को इस बात के लिए भी बहुत खेद और लज्जा थी। शहर में उनका अपना घर रहते माँ का अंतकाल छोटे भाई के यहाँ आया। एक चीज आप देख रहे हैं, आप सभी जिस परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, इस उपन्यास में उसको थोड़ा अलग ढंग से दिखाया गया है कि गरीब मास्टर जी के वश की बात न थी। जो राम जोया थे वो पार्सल की नौकरी करते थे, शहर में उनका घर था। माँ के क्रियाकर्म का अनुष्ठान छोटे भाई के घर पर भोला पांधे की गली में हो रहा था, परंतु माँ के प्रति उचित प्रतिष्ठा प्रदर्शित करने के लिए सब खर्च और व्यवस्था उन्होंने संभाल ली थी। मास्टर जी किराए के मकान के ऊपर की मंजिल में रहते थे। नीचे आंगन में पानी का नल था और नीचे की कोठरियों में मकान मालिक का बजाज का गोदाम था। ऊपर एक बड़ी कोठरी, एक रसोई और बरामदा ही तो था। रीति के अनुसार स्यापे की संगत ऊपर की मंजिल पर नहीं बैठ सकती थी। बाबू राम जोया और मास्टर की ससुरालों से और गांव से संबंधियों का आना भी आवश्यक था। मास्टर जी के मकान से लगते मकान में डाक खाने का बाबू बीरूमल और इंश्योरेंस कंपनी का क्लर्क टीकाराम रहते थे। दो और नए पात्रों का नाम यहाँ पर जुड़ गया। ठीक है, इन मकानों के साथ गज भर चौड़े रास्ते से पीछे एक छोटा सा आंगन था। गली के काज संग स्यापे उस खुले स्थान में ही होते थे। स्यापे के लिए वहां ही चटाइयां बिछा दी गई। वृद्धा की मृत्यु का समाचार पाकर बुद्ध समाज की बहनें आ गई थीं। यह बहनें समाज से कुरीतियां दूर करने का और सदाचार का प्रचार करती थी। यहाँ पर देखिए, आर्य समाज की ऊपर अभी बात हुई, आप बीच में एक और समाज की बात होने लगी जो कि बुद्ध समाज। बहनों ने दिवंगत वृद्धा के सोग में स्यापे की कुप्रथा को छोड़कर भक्ति और वैराग्य के भजन गाने का उपदेश दिया। वृद्धा की बड़ी बहू ने उनकी एक न सुनी, बोली, हम चली आई रीति को छोड़ अपनी नाक कैसे कटा लें। लोग नाम धरेंगे कि खर्च से डर गए। परंपरा में जब भी थोड़ा सा बदलाव होता है और उसको संभाला नहीं जा सकता। यहाँ पर बड़ी बहू को इसी चीज का डर है कि लोग सोचेंगे कि जीते जी बुढ़िया का तो ध्यान नहीं रखी, मरने के बाद भी लोग फॉर्मेलिटी ही कर रहे हैं, इसलिए उसको लग रहा कि वो लोग डर गए। राम जोया की घरवाली ने कौला नाउन को बुलवा लिया था। कौला स्यापा विशारद समझी जाती थी। सब स्त्रियां स्यापे और सोग के परंपरागत पहनावे में थीं। काले लहंगे और राख घोलकर रंगी मोटी मलमल की खूब बड़ी बड़ी चादर। नाउन दिवंगत भगवान बुढ़िया की दोनों बहुओं से साथ बीच में बैठी थी। जिन स्त्रियों का जितना निकट का संबंध था वे उतने ही निकट एक के पश्चात एक वृत्तों में बैठ गई। इस तरीके से गोलाई में बैठ गई सब ऐसे। ठीक है, कौला नाउन ने पहली उलाहनी विलाप का बोल, उलाहनी नी, बोल मेरिये राणिये राम जी दा नाम। उधर का रहा होगा, पंजाब इलाके का है ये पूरा। स्त्रियों ने समवेत स्वर में उसका अनुकरण किया। यानी पहले कौला नाउन बोलती थी, इसके बाद लोग उसको दोहराते थे। नाउन वृद्धा माँ के स्मृति के उपयुक्त उलाहनियां बोल रही थी। डिठे पलंगा बालिये राणिये अम्मा। स्त्रियों ने समवेत स्वर में दोहराया।
हाय हाय राणिये अम्मा। नाउन बोली, हुंदया हुक्मा वालिये राणिये अम्मा। स्त्रियों ने फिर दोहराया, हाय हाय राणिये अम्मा। लग्गे बागों वालिये राणिये अम्मा। हाय हाय राणिये अम्मा। तो ये आप देख रहे हैं कि ये जो ट्रेडिशन है, जो परंपरा है, उसका पालन यहाँ पर किया जा रहा है। स्यापे में स्त्रियों के हाथ एक ताल से धप धप छातियों पर पड़ने लगे। नाउन वेदना में कुरलाते स्वरों में विलाप के बोल बोलती थी और स्त्रियां एक स्वर से हाया 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 पुकारती दोनों हाथों से एक साथ छाती पीटती जाती थी। रीति के इस विलाप और पीटने में एक सुनिश्चित क्रम था और ये सभी चीजें आप देख रहे हैं कि पंजाब इलाके में ही हो रहा होगा, क्योंकि हम सब पूर्वांचल के हैं, खासतौर से हमारी जो रीति रिवाज है पूर्वांचल उत्तर प्रदेश की है, तो इधर इस तरीके का नहीं होता है। ठीक है। स्त्रियों के हाथ कभी छातियों पर पड़ते थे, कभी क्रम में जांघों और छातियों पर, फिर जांघों, छातियों और गालों पर पड़ते थे। कौला के संकेतों के अनुसार यह क्रम कभी विलंबित में, कभी द्रुत में और फिर अति द्रुत में चलता, और कभी बैठकर और कभी खड़े होकर। नाउन इस अनुष्ठान का नेतृत्व सतर्कता और अनुशासन से करती थी। आंखें मूंद कर अथवा दीवार की ओट से सुनने पर स्त्रियों के छाती पीटने का सम्मिलित स्वर इस प्रकार बधा हुआ जान पड़ता था, मानो मैदान में बहुत सजे हुए सिपाही मार्च, मार्क टाइम और क्विक मार्च कर रहे हों। किसी स्त्री के बेमेल हो जाने पर नाउन उसे संगत से उठा दे सकती है। स्यापों का भारीपन मृतक के वियोग के शोक के अनुपात में होता है। भरी जवानी में हुई मृत्यु पर शोक स्यापा अधिक और बूढ़ों के मरने पर कम होता है। राम जोया की मां की मृत्यु पर शोक कम और आमोद अधिक होने का ही अवसर था, परंतु रीति पूरी करने में किसी प्रकार की शिथिलता नहीं होने दी गई। बुढ़िया के जीवन काल में उसके प्रति जो भी उपेक्षा हुई थी, उसे मृत्यु उपरांत प्रतिष्ठा से पूरा किया जा रहा था। अक्सर यही होता है कि जीते जी कई चीजें नहीं मिलती हैं, मरने के बाद मिलती हैं, जिसमें एक है कफन। आपने कफन कहानी जरूर पढ़ी होगी। स्यापा नाउन के इशारों पर होता था। विराम होते ही स्त्रियां सगाई और शादी की बात आरंभ कर देती। इन स्यापों से कुमारी लड़कियां और नई बहुओं को छूट रहती थी। दोनों भाइयों ने सिर, दाढ़ी, मूछ उस तरह से मुड़ा दिए थे। लोग उनके पास सहानुभूति दिखाने आते और धैर्य धरने का उपदेश देकर चले जाते। तो अक्सर ये सारी चीजें पूर्वांचल में भी दिखाई देती हैं। सहानुभूति वाला पक्ष तो दिखाई देता ही है। बाबू राम जोया और मास्टर राम लुभाया की मां के मृत्यु के चौथे दिन मरना बांटा गया। राम जोया की बहू विशेष रूप से बन संवर कर आई थी। मास्टर जी की लड़की तारा और राम जोया की लड़की शीलो को भी नए रंगीन रेशमी कपड़े पहनकर कुछ समय स्यापे की संगत के समीप बैठना पड़ा था। एक चीज आपको देखना है पात्रों में कि जो राम जोया की लड़की कौन है, शीलो है, और मास्टर साहब राम भुलाया की लड़की कौन है, तारा है। तो इन दोनों को आप नोट करके रखेंगे, एग्जाम में पूछा जा सकता है। दोपहर में शीलो और तारा अपने छोटे भाई बहनों को लेकर मास्टर जी के यहाँ बैठकर बातचीत करने और कुछ खाने पीने के लिए जाने लगी, तो उन्होंने भाभी को भी साथ चलने के लिए कहा, परंतु बहू सिर में दर्द बताकर उच्ची गली लौट गई। शीलो को बातचीत करते समय कुछ नमकीन या मीठा ठूंगते रहने की आदत थी। ये सवाल पूछा जा सकता है क्योंकि महिलांचल में एक सवाल पूछा गया कि कौन बार बार सुपारी चबाता है। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि नमकीन या मीठा ठूंगते रहने की आदत किसको थी, वो शीलो की थी। ये पूछा जा सकता है, ध्यान रखिए। 6 मास पूर्व उसकी सगाई हो चुकी थी, इसीलिए उसे भी दादी के मरने के 2 रुपए मिले थे। बेचारी तारा की सगाई अभी तक नहीं हुई थी, इसलिए उसका कोई हक नहीं आता था। शीलो ने तारा के घर जाकर बैठने से पहले गली के मोड़ पर जाकर 2 आने का ताजा मोंगरा दोने में ले लिया था। तारा के घर में सुना था बड़ा भाई जयदेव कॉलेज गया हुआ था। तारा ने अपनी बरस भर की बहन के सामने रबर की गुड़िया और झुनझुना रख दिया और चटाई बिछाकर
शीलो के साथ लेट गई। मोंगरे का दोना बीच में रखकर दोनों मोंगरे की दाने ठूंगती हुई बातें करने लगी। ठीक है, शीलो ने कहा, भाभी की बात जानती हो, उसे लहंगा दुपट्टा मिला और 5 रुपए मिले, फिर भी कह रही थी मैं तो 10 रुपए लूंगी। फिर शीलो बोली, और तू देख, हमने बुलाया तो हम लोगों के यहाँ नहीं आई। झूठी ने कह दिया, सिर में दर्द हो रहा है, घर लौटकर भाई के साथ कमरे में जाकर किवाड़ बंद कर लेगी, और क्या। तो अक्सर जो होता है, जो ननद और भाभी का बहुत ही मधुर संबंध होता है, और संबंध का निर्वहन यहाँ पर उपन्यासकार ने किया है। ठीक है, उसके पीठ पीछे क्या क्या बात हो रही है, हो सकता है कि सही में सिर दर्द हो रहा है। जीने में तेजी से ऊपर आते कदमों की आड़ सुनकर शीलो ने अनुमान प्रकट किया। भाई, तारा ने कहा, रतन होगा। कोठरी के किवाड़ खुले ही थे। आधे मकान के पड़ोसी बाबू गोविंद राम के लड़के रतन ने पुस्तकें बगल में दबाए झांक कर पूछ लिया, मौसी जी स्यापे से अभी नहीं लौटी? झाई नहीं आई? मतलब अपनी माता जी के बारे में पूछ रहा है। शीलो ने रतन को तारा के यहाँ पहले भी कई बार देखा था। रतन ने शीलो से पूछ लिया, तू कब आई? तारा ने रूखा सा उत्तर दे दिया, तेरी झाई अभी से कैसे आ जाएगी? रसोई में कटोरदान के नीचे रोटी ढाक गई है। रतन लौट गया। रतन 11वीं श्रेणी में पढ़ रहा था। उम्र 17-18 की थी। तारा से 3 बरस बड़ा। गोरा गोरा लंबा कद, होठों पर रोए काले हो रहे, मतलब यंग हो रहा था। शीलो ने मुस्कुराकर तारा की आंखों में देखा। हाय, यह तो बड़ा सुंदर निकल आया है, तुझसे नहीं बोलता चालता? तारा ने मुख गंभीर बनाकर गर्व से कहा। बड़ा कोयदा, बिगड़ा है, घूरता रहता है, जीने में मिल जाए तो छेड़ने लगता है, मैं डांट देती हूँ। फिट्टो मुंह, लानत है, सिर सड़या, मुझे छू तो चीख मारकर तेरी माँ से कह दूंगी। जीने, यहाँ पर जीने का मतलब है सीढ़ी पर। दूसरी ओर रतन के घर से आवाज सुनाई दी, तारा झाई नालदा नहीं रख गई है, तेरे यहाँ कुछ है तो दे जा। कुछ कुछ यहाँ पर आप देख रहे हैं कि पंजाबी मिश्रित हिंदी का प्रयोग किया गया। तारा ने शीलो की ओर आंखों से संकेत किया। देखा, मरे को मैं क्यों जाऊं? शीलो बोल उठी, ला मैं दे आऊं, बता तरकारी कहाँ रखी है? शीलो चौके से सुबह की रखी तरकारी एक कटोरी में लेकर जीने की दूसरी ओर गई और पुकार, कहाँ है तू? ले नालदा, और तरकारी देकर लौट आई। तारा और शीलो कुछ देर बातें करती रहीं। तारा की माँ सूर्यास्त से पूर्व स्यापे से उठ नहीं सकती थी। तारा ने शीलो को अपनी गोद की बहन को संभालने के लिए कहा और स्वयं सांझ की रसोई के लिए आटा सवारने लगी, आटा गूंथने लगी एक तरीके से। शीलो उसके सामने बैठी अपनी गली में हुए झगड़ों की चर्चा सुनाती रही। कुछ देर बाद शीलो ने लड़की की को गोद में उठाकर कहा, मुन्नी को लेकर कुछ देर हवा में ऊपर बैठती हूँ, मुन्नी भी वहां खेलेगी, तू फुलके सेक ले। तारा ने दाल पिछले चूल्हे पर रख दी और फुलके सेकने लगी। आधी घड़ी में फुलके सेक कर उसने दाल के नीचे आग ठीक कर दी और आटे की परात चकला बेलन धोकर रख दिए। शीलो से बातें करने के लिए जीना चढ़कर खुली छत पर जा पहुंची। मुन्नी छत के फर्श पर फैल गए और पेशाब पर बैठी हुई रबड़ की चू चू करने वाली गुड़िया को चावल के दानों जैसे 2 दांतों से काट काट कर अपने में मगन किलक रही थी, जैसा कि छोटे बच्चे करते हैं। तारों को शीला दिखाई न दी। ठीक है, तारा को शीला दिखाई न दी। तारा ने बिना पुकारे आगे बढ़कर बरसाती की आड़ में से झांका और झटके से पीछे हट गई। रतन शीलो का दोनों बाहों में रतन शीलो को दोनों बाहों में लिए था। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि अलग तरीके की कंडीशन है। तारा की आहट पाकर दोनों घबरा गए। तारा कुछ न बोली। मुन्नी को गोद में उठाकर क्रोध में
धम धम जीना उतरती चली गई। कुछ पल में शीलो भी नीचे उतर कर आई। तारा उससे बोली नहीं। शीलो सिर झुकाकर चुप बैठ गई तो तारा से रहा नहीं गया। शीलो के समीप जाकर बोली, मरी कुछ शर्म कर, तेरी कुड़माई हो चुकी है। ये देखिए इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर है। एंगेजमेंट हो गया है फिर भी दृश्य कुछ और ही था। यहाँ पर देख रहे हैं ये जो वाक्य है, तेरी कुड़माई हो चुकी है, आप सभी के लिए एक होमवर्क है कि इसका प्रयोग किस कहानी में है। आप लोग जान गए होंगे मेरे पूछने से पहले ही। ऐसा ही शब्द एक कहानी में सुनाई पड़ता है, वो भी कहानी पंजाबी इलाके की है। बिल्कुल बहुत सारे बच्चों ने कमेंट कर दिया होगा। उस संध्या के बाद से तारा को रतन से घृणा हो गई। यहाँ पर कुछ कुछ टाइपिंग में भी यहाँ एरर दिखाई दे रहा है। ठीक है, इससे पहले रतन तारा की धमकियों से नाराज नहीं होता था। धमकी का स्वर ही बता देता था कि सच्ची लड़ाई नहीं थी। अब तारा की आंखों में घृणा थी। तारा को रतन और शीलो के प्रति क्रोध था। दोनों ने उसे धोखा दिया था। रतन शीलो से बोला ही क्यों, सचमुच गुंडा है, लड़के ऐसे ही होते हैं। ठीक है, यहाँ पर जिस तरीके से आप देख रहे हैं 3 नाम आ रहे हैं, तारा, रतन और शीलो। ठीक है, इन तीनों पात्रों को ध्यान रखिए, आपस में क्या संबंध है उसको भी ध्यान रखना। दादा की मृत्यु पर शीलो को मरना दिया गया था और तारा को नहीं। तारा की मां को 2 रुपए और एक जोड़ा कपड़ों के लिए ईर्ष्या नहीं थी, परंतु यह इस बात का प्रमाण था कि जेठानी की लड़की की सगाई हो गई और भागवंती की लड़की की सगाई नहीं हो पाई। तारा चाहे शीलो से 2.5 मास ही बड़ी थी, पर थी तो बड़ी। स्कूल में भी तारा शीलो से 2 श्रेणी ऊपर थी। लोग उसे 15 की होने पर भी 16-17 की ही मान लेते थे। बड़े भाई के भाग की लंबाई भी उसी ने ले ली थी। तारा की मां को मास्टर की अव्यवहारिक बुद्धि पर भी खेद होता था। लड़की को यूं जल्दी जल्दी इतना पढ़ा देने की जरूरत ही क्या थी। गरीब मास्टर की लड़की के दहेज का प्रलोभन किसे था। मास्टर जी की आशा की लड़की की बुद्धि और शिक्षा उसके लिए स्वयं ही वर आकर्षित कर लेगी, मिथ्या प्रमाणित हो रही थी। ऐसी अवस्था में तारा की मां की कठिनाई में जेठानी की सहायक हो सकती थी। इसलिए भागवंती अपने घर के 10 काम की हानि सहकर भी जेठानी के घर जाकर उसके लिए पापड़ बढ़िया बना आती। उसकी पुरानी रजाइयों की रुई तोड़कर दरियों के लिए काट देती। शीलो की मां आयु में तारा की मां से 2 बरस छोटी थी। आप देख रहे हैं बहुत ही इसमें फैक्चुअल चीजें दी गई हैं, इसलिए कई बार ये उपन्यास बोरियत सा भी होने लगता है। फिर भी हमारी कोशिश है कि एक बैठक में जितना भी आप पढ़ सकते हैं जरूर पढ़ना चाहिए। परंतु जेठानी होने के नाते संबंध में बड़ी थी। स्त्री की स्थिति अपने पति की स्थिति की छाया होती है। देखिए ये कथन पूछा जा सकता है। स्त्री की स्थिति अपने पति की स्थिति की छाया होती है। राम जोया की पहली पत्नी केवल एक पुत्र को जन्म देकर चल बसी थी। शीलो की मां राम जोया के दूसरे विवाह में आई थी। साधारण व्यवहार के अनुसार उसकी खातिर भी अधिक थी। उसे पहनने ओढ़ने का भी चाव और ढंग था। रेशमी कपड़े के बिना वह गली से बाहर न निकलती थी। जेठानी के साथ चलती तारा की मां वस्त्रों और व्यवहार से भी निस्तेज और भिन्न स्तर की दिखती थी। तारा की मां मोटी मलमल की चादर ओढ़े और बदरंग हो चुका रेशमी लंगा या सलवार पहने वे अपनी आयु से 5 बरस अधिक जान पड़ती थी। उसकी दोनों कलाइयों पर तोले तोले भर सोने की चूड़ियां विवाह के समय से चली आ रही थी। शीलो की मां पतंग के कागज की तरह महीन छब्बी की मलमल के कलफ से ऐंठे हुए भाग की तरह श्वेत के 2 दुपट्टे जोड़कर ओढ़ती थी। कलाइयों पर सोने की चूड़ियां और कड़े बदलते रहते थे। चिकना चमकता चेहरा और रूप यौवन का गर्व उसकी आयु को और कम कर देता था। बात भी वह अधिकार से करती। आप देख रहे हैं कि 2 महिलाओं की यहाँ पर तुलना की जा रही है। मास्टर राम भुलाया और बाबू राम जोया में भी वैसा ही अंतर था। मास्टर जी के चेहरे पर सदा थकान, सिर पर भूरी गोल टोपी और शरीर पर बंद गले का कोट रहता। किफायत के लिए हजामत स्वयं बनाते थे।
एक तरीके से आप देख रहे हैं जो टीचर्स का स्वभाव होता है, हालांकि अब धीरे धीरे बदल रहा है, लेकिन एक है जो नेचुरल कहा जा सकता है, सार्वभौमिक जो है यहाँ पर वही है। मास्टर जी के तेरे चेहरे पर सदा थकान, सिर पर भूरी गोल टोपी और शरीर पर बंद गले का कोट। किफायत के लिए अपनी दाढ़ी स्वयं बनाते थे, फिर भी सप्ताह में सोमवार और बृहस्पतिवार को स्कूल नहीं जाना होता था। इसीलिए थोड़ी पर उगी 2 दिन की हजामत की भी उपेक्षा कर जाते थे। उनकी 2/3 सफेद हो गई मूछें होठों को ढके रहती। पानी पीने के बाद उन्हें पोंछना पड़ता था। बाबू राम जोया को रेलवे से गर्मी और सर्दी की वर्दी मिलती थी, परंतु वे मेल जोल में आने जाने के लिए रेलवे के कपड़े न पहनकर अपने ही कपड़े पहनते थे। सिर पर महीन मलमल का कलफ लगाकर साफा साफा, खूब सफेद कलफ लगी कालदार कमीज और पायजामा, लाल रेशमी जरीदार कमरबंद के छोर कमीज के दामन के नीचे से तनिक झांकते रहते थे। वे ऋतु के अनुसार कॉलरदार सूती या ऊनी कोट पहनते थे। नेक कटाई और पतलून का उपयोग उन्होंने कभी न किया था। नाई एक दिन का व्यवधान देकर उनकी ठोड़ी बना जाता था। गंगा जमनी मूछें मूछें को होठों की लकीर पर कतर कर सुथरा कर देता था। चेहरे की त्वचा पर स्निग्धता बनी रहती थी। तो उधर जैसे एक महिला थोड़ा सुंदर है, इधर एक पति भी अपेक्षाकृत सही है। तो दोनों का प्रोफेशन अलग अलग ढंग का है और उनके जीने का जो स्टाइल है वो अलग ढंग का है। बाबू राम जोया की ममता के सोग में संवेदना प्रकट करने के लिए लाला सुखलाल साहनी भी आए थे और स्यापे में सुखलाल की पत्नी भी आई थी। सुखलाल का राम जोया के बिरादरी का संबंध तो नहीं था, पर उससे अधिक गूढ़ व्यावसायिक नाता था। सुखलाल प्रकट में लाहौर से पश्चिम की ओर ट्रकों द्वारा माल का यातायात करते थे, परंतु दूसरे व्यवसाय भी थे। उनका व्यवसाय रेलवे पार्सलों की यातायात से संबंध रखता था। एक चीज आप देखेंगे कि मास्टर जो राम भुलाया जी हैं, वो ईमानदारी की नौकरी करते हैं, इसलिए थोड़ा दुनिया की नजर में गरीब दिख रहे हैं। यहाँ पर रेलवे पार्सलों और यातायात से रिलेटेड जो भी नौकरी होती है, थोड़ा मोड़ा उसमें ऊपरी आमदनी हो जाती है, इसलिए लोग थोड़ा ठीक ठाक से रहते हैं। तो लोगों को लगता है कि वो बहुत अपने जीवन को अच्छे से जी रहे हैं, होता भी होगा। लाला सुखलाल साहनी की पत्नी जयरानी स्यापे में आई तो स्वयं भी शोक की अवस्था में थी। 3 माह पूर्व उसकी बहू गुजर गई थी। बहू की बीमारी और मृत्यु की चर्चा चली तो आनुषंगिक रूप से उनके लड़के सोमराज की दूसरी सगाई की चर्चा भी चली। एक और पात्र यहाँ पर सोमराज। जया रानी ने शीलो की मां से कहा, बहन तू जानती है हमारे लिए लड़कियों की कमी नहीं है। अर्थी जलाकर लौट भी नहीं पाए थे कि 5 जगह से संदेश आ चुके थे, पर मैं इस बार जल्दी नहीं करूंगी। अभी उधर एक बहू के मरे हुए ज्यादा दिन नहीं हुए, लेकिन 5 जगहों से उनके बेटे की शादी के लिए, सोमराज की शादी के लिए रिश्ते आ गए थे। बहू बेचारी स्वभाव की तो अच्छी थी, उन लोगों ने दान दहेज भी बुरा नहीं दिया था, परंतु सच बात यह है कि लड़के के मन नहीं भाई थी। कुछ सिद्धड़ सी चेहरा मुहरा भी साधारण ही था। घर पर लड़के का मन ही नहीं लगता था। बेचारी को खांसी जुकाम वाला फलंजा बुखार हो गया था, जिसको कि इन्फ्लुएंजा भी यहाँ पर हो गया था। बच्चों वाली और माल रोड के सभी डॉक्टरों का इलाज करा लिया, परंतु परमेश्वर की लिखी को कौन मेट सकता था। इस बार तो जैसे भी हो देख कर सुन देख सुनकर कद काठ की अच्छी और सुघड़ लड़की ही लूंगी। अब देखिए ये दुनिया कितनी स्वार्थी है, यहाँ पर इस उपन्यास में दिखाई भी दे रहा है। न हो किसी तरह लड़के को भी दिखा लूंगी, वही ठीक होगा। आजकल के लड़कों को तो तुम जानती ही हो, दान दहेज की मुझे उतनी परवाह नहीं है। लड़की वही लूंगी जिसे देख कर लड़का हाँ कर दे। ये बात 1958 की हो रही है, 2025 की नहीं है, इस चीज को ध्यान रखना है। शीलो की मां ने अवसर देखकर कहा, मेरा देवर बेचारा स्कूल में मास्टर है, गरीब आदमी है, बड़ा दान दहेज तो क्या, पर सच मानो लड़की के नैन नक्श हजारों में एक है। हाथ लगे से मैल होती है, आंखें मानो आम की फांकें,
मेरी शीलो से 2 ही महीने बड़ी है, पर उससे आधा बालिश्त सिर निकालती है। बिल्कुल छमक सी 10वीं में पढ़ रही है। पढ़ाई में सदा अव्वल आती है। मेरी देवरानी तो बेचारी कोई बात कहते-कहते रुक जाती। सुखलाल का लड़का सोमराज कुछ ही दिनों बाद किसी कारण से कुछ समय के लिए कहीं चला गया, इसीलिए बरस भर इस संबंध में कोई बात न उठ सकी। तारा ने 1943 में मैट्रिक फर्स्ट डिवीजन में पास किया था। उसके भाई जयदेव ने आग्रह किया कि तारा का बीए तक उसका भाई आग्रह किया कि तारा को बीए तक जरूर पढ़ाया जाए। जयदेव दयाल सिंह कॉलेज में एमए के दूसरे वर्ष में पढ़ रहा था। तारा को भी वहां ही दाखिला करा दिया था। जयदेव तो 2 मास बाद ही गुप्त राजनीतिक आंदोलन में भाग लेने के कारण जेल चला गया। तारा अकेले ही कॉलेज जाती रही। एक चीज आप देख रहे हैं कि 1943 के आसपास में बीए करना और एमए करना बड़ी बात रही होगी। ठीक है। तारा इंटर की परीक्षा दे रही थी। उसे नित्य सुबह 9 बजे परीक्षा भवन जाना होता था। एक दिन शीलो सुबह आ गई और बोली, आज मैं भी तेरे साथ चलूंगी। शीलो की आंखों में रहस्य की चमक थी। मुस्कान छिपाए न छिपती थी। माँ ने तारा को टोका, यह क्या, इतने मुसे हुए कपड़े पहनकर जा रही है, कंघी तो ठीक से कर ले। माँ स्वयं उसकी सबसे अच्छी सलवार कमीज और दुपट्टा निकालकर पहनने का आग्रह किया। तारा स्वभाव से ही सुचज्जी यानी सुथरी थी। उसे माँ ने पहले कभी ऐसे नहीं टोका था। मास्टर जी सादगी पसंद करते थे। तारा समझ नहीं पा रही थी कि परीक्षा में ऐसे कपड़े पहनकर जाने की क्या जरूरत थी। इस पर शीलो की रहस्य भरी मुस्कान, माँ के बार बार आग्रह करने पर तारा ने बात बात में विलंब हो जाने की आशंका से कपड़े बदल डाले। घर का जीना उतरते ही उसने शीलो से पूछा, क्या बात है, कहती क्यों नहीं? आज रास्ते में तुझे वह देखेगा, मुझे तेरे साथ देखकर पहचान लेगा। मैं तुझे इशारा कर दूंगी, तू भी देख लेना, शीलो बोली। तारा को अच्छा नहीं लगा। सगाई हो जाना लड़कियां साधारण सौभाग्य और गर्व की बात समझती हैं। अपनी सगाई की बात सहेलियों सहपाठियों को बताए बिना रह नहीं सकती। परंतु तारा इंटर तक पहुंचते पहुंचते कुछ और ही कल्पना करने लगी थी। शीलो और तारा शहालमी दरवाजे से बाहर निकलकर चार दीवारी के बाहर बाग में होकर लुहारी की ओर जा रही थी। वह सामने देख, रेशमी सूट वाला हमारी तरफ देख रहा है, शीलो ने तारा की बांह दबाकर कहा। पहली ही झलक में तारा ने जो देख लिया फिर न देख सकी। आंखें झुक गईं। लड़का जिस तीखेपन से उसकी ओर घूर रहा था वह उसे अच्छा न लगा। तो आप देख रहे हैं, एक तरफ शीलो है, इसका व्यवहार आप अलग ढंग का देख रहे हैं। दूसरी तरफ तारा है, इसका कैरेक्टर अलग ढंग का है। तारा कॉलेज में लड़कों के साथ पढ़ती थी। उसने अच्छे और बुरे लड़के देखे थे। तारा और उसकी सहेलियां ऐसे घूरने वाले लड़कों को आपस में स्टूपिड, रूड, गर्ल गेजर कहकर वितृष्णा प्रकट करती थी। उनका मजाक करती थी। गर्ल चेजर यानी कि लड़कियों का पीछा करने वाले लड़कों से बचती थी। जैसे बीए का अविनाश था। अब अविनाश नाम का लड़का इसमें है, जो कि ऐसा माना जाता था कि लड़कियों का पीछा करता है। किसी लड़की को एक और अकेली देखता तो दूसरे के सामने उसके समीप जाकर बहुत धीमे से पूछ लेता, आज इतनी तारीख है ना? दूसरे अनुमान करते रहे, जाने क्या होगा। इसकी लड़की से बहुत आत्मीयता है। तारा को लड़कों का अनायास और कोमल व्यवहार अच्छा लगता था, जैसा सभा सोसाइटियों में, डिबेटों और फेडरेशन में भाग लेने वाले लड़कों का होता था। जैसे क्रिश्चियन कॉलेज के एमए के असद भाई साहब थे, बिल्कुल सरल, अनायास हृदय और विनीत। तो एक चीज तो आप लोग जाने न जाने, लेकिन इस उपन्यास के माध्यम से जान जाएंगे कि जो साफ सुथरी लड़कियां होती हैं, तारा जैसी लड़कियां हैं, वो किस टाइप के लड़कों को पसंद करती हैं। ऐसे लड़कों को पसंद करती हैं, अनायास और कोमल व्यवहार उनका अच्छा लगता है, जो एक्टिव हों, डिबेट फेडरेशन इत्यादि में भाग लें, बहुत ही प्रोग्रेसिव तरीके की बात करें, कॉमरेड टाइप के हों। क्योंकि जो यशपाल हैं,
ये एक तरीके से सोशलिस्ट पार्टी से जुड़े हुए थे, तो कहीं न कहीं उसका भी प्रभाव इस उपन्यास में दिखाई दे रहा है। तारा ने घर पर माँ के सामने कई बार कहा, मैं तो ब्याह नहीं करूँगी, एमए तक पढ़ूँगी। अब मुझे याद आता है जब मैं अपने बीए और एमए की छात्राओं को देखता हूँ, तो कई बार मैं बोलता हूँ कि अपने घर वालों से 6 साल का मौका माँगो। कई बार तो बीए पार्ट 1 में ही कई बच्चियों का विवाह हो जाता है। तो मैं उनसे कहता हूँ कि हम लोग कितना मोटिवेट करें विद्यार्थियों को, शादी भी हो जाती है। लेकिन यहाँ पर देखिए तारा जो है, अपनी माँ से कई बार उसने कहा, मैं तो ब्याह नहीं करूँगी, एमए तक पढ़ूँगी। किसी ने उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया, उसे कुछ पूछा भी नहीं गया। एक दिन उसने सुना कि उसकी माँ बन्नी हाते के मोहल्ले में जाकर लड़के को ठाके के 11 रुपए दे आई। उस दिन तारा छिप छिप कर खूब रोई। सोचा, भाई होता तो ऐसा न हो सकता। भाई को तो वह किसी तरह अपनी बात कह ही सकती थी। भाई उसकी इच्छा के विरुद्ध सगाई का समर्थन नहीं कर सकता था। तारा दयाल सिंह कॉलेज में दाखिल हुई थी तो इसका विचार था कि वह लड़कियों से ही मिलना जुलना और संबंध रखेगी, परंतु दूसरे वर्ष में पहुंचते पहुंचते उसका विचार और व्यवहार बदल गया। उसे कॉलेज में सुरेंद्र, जुबेदा, स्नेह, गुरटू आदि लड़कियों की संगति भली लगी, जो राजनीति और फेडरेशन में भी भाग लेती थी। यह लड़कियां न लड़कों से संकोच करती थी, न उनसे कतराती थी। तो कॉलेज में उसकी दोस्त कौन कौन हुई? सुरेंद्र, जुबेदा, स्नेह और गुरटू। ध्यान रखिए, मैं भी कभी पूछा जा सकता है इसमें। सुरेंद्र कौर तारा की सबसे आत्मीय सहेली बन गई थी। सुरेंद्र का भाई नरेंद्र सिंह जयदेव का सहपाठी रहा था और एमए पास कर लॉ कॉलेज में पढ़ रहा था। नरेंद्र सिंह स्टूडेंट फेडरेशन का नेता था। सुरेंद्र भी फेडरेशन के काम में बहुत भाग लेती थी। सुरेंद्र की संगत में तारा भी उन सभाओं में जाने लगी। इन सभाओं में दूसरे महायुद्ध की अंतर्राष्ट्रीय दृष्टि से विवेचना की जाती थी। जर्मनी और जापान के आक्रमण को फासिज्म का आक्रमण बताया जाता था। भारत का हित रूस के नेतृत्व में अमेरिका और ब्रिटेन की विजय और फासिज्म के पराजय में बताया जाता था। भारत पर जापान के आक्रमण के विरोध के लिए ऐसी नीति की चर्चा की जाती थी। युद्ध का नेतृत्व अंग्रेजी की अपेक्षा भारत के राष्ट्रीय आंदोलन के हाथ में आ जाए। तारा कुछ समझती और कुछ नहीं भी समझती, पर उसे इन लोगों का साथ अच्छा लगता था। तारा बचपन में मास्टर जी के धार्मिक विश्वासों का अनुशासन सहती आई थी। मास्टर जी उसे और बड़े भाई जयदेव को प्रातः काल खूब तड़के उठकर स्नान कर लेने के लिए विवश करते थे। और जी जो लोग भी शिक्षकों के घर में पैदा हुए होंगे, उनको कई बार अनुशासन में रहना पड़ता होगा। ये आप लोग फील किए होंगे। कमेंट भी कीजिए, क्योंकि कोई भी रचना आप पढ़िए और उसे जोड़कर आप देखिए, ठीक है? तो अगर आपके पास झूठा सच उपन्यास हो तो जरूर इसको पढ़ते जाइए, ठीक है? यहाँ पर वही है जो पिताजी का अनुशासन इत्यादि था। अगला जो इसका पार्ट है, जयदेव पुरी 1943 में एमए के दूसरे वर्ष में पढ़ रहा था, तो युद्ध विरोधी आंदोलन में भाग लेने के कारण उसको गिरफ्तार कर दिया गया और जेल में भेज दिया गया। पुरी का हृदय युद्ध काल में अपने परिवार की आर्थिक दशा में विदीर्ण था, परंतु वह देश की स्वतंत्रता के लिए बलिदान से मुंह न मोड़ सका। जेल जाते समय जयदेव पुरी को विश्वास था कि वह शीघ्र ही स्वतंत्र देश में जेल से स्वतंत्र होगा। उस देश के दुखों के साथ उसके अपने दुख भी दूर हो जाएंगे। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जिस तरीके से हम सभी कॉलेज में, यूनिवर्सिटीज में एडमिशन लेते थे और केवल पढ़ाई पर ध्यान देते थे, उस जमाने में देश को आजाद कराने की भी एक मुहिम चल रही थी, ठीक है? वो समय कई बार मैं अनुभूत करता हूँ कि बहुत कठिन रहा होगा पढ़ने पढ़ाने वालों को सबके लिए, क्योंकि आज जितना हम लोगों को आसानी से चीजें मिल जाती हैं, उस जमाने में नहीं मिलती रही होंगी, ठीक है ना? तो ऐसे ही जयदेव का है पूरा, आप सब पढ़ सकते हैं इसको पूरा, ठीक है? एक चीज़ मैं आगे आप सभी को बताना चाहूँगा, ठीक है? मैंने सोचा था कि पूरा पढ़ाऊँगा, लेकिन उपन्यास थोड़ा-सा यहाँ पर विस्तार ले रहा है, जिससे तारा की सगाई हो गई थी। जयदेव अनुपस्थित था नहीं, तो तारा की सगाई हो गई, ठीक है? और शीलो ने उसको ये दिया कि उसकी सगाई हो गई है। सोमराज बीए की परीक्षा में फेल हो गया था।
जिस सोमराज से तारा की सगाई हुई थी वो बीए की परीक्षा में फेल हो गया था। पिछले वर्ष कॉलेज में हाजिरी कम रहने के कारण परीक्षा ही नहीं दी थी। कहीं गायब हो गया था वो, जान ही रहे हैं आप लोग। और इस संबंध में चर्चा चलती तो तारा का मुंह लटक जाता। जाहिर सी बात है कि कोई फेलियर के साथ कैसे सगाई करे। आजकल तो नौकरी पाने के बाद भी सगाई नहीं हो पा रही है। फिर वो अपना छिप कर कहीं आंसू बहा लेती थी। एक चीज आप देख रहे हैं कि तारा थोड़ी सी अंतर्मुखी टाइप की यहाँ पर कैरेक्टर दिख रही है, जो कि सामने नहीं, कोने में। तारा जैसी बहुत सारी लड़कियां हो सकती हैं जो कि सामने से आकर बात नहीं करती और घुटती। माँ और मास्टर जी का विचार था कि तारा के भावी पति के बीए पास कर लेने की आशा नहीं, तो तारा का बीए पास कर लेना क्या शोभा देगा। अब देखिए यहाँ पर वही पितृसत्ता हावी हो रही है। यहाँ पर कहा जा रहा है कि अगर मान लीजिए सोमराज नहीं पास हो पाएगा तो तारा पास हो जाएगा, तो क्या अच्छा लगेगा। जयदेव सनातन धर्म कॉलेज के विद्यार्थी सोमराज साहनी के विषय में थोड़ा बहुत पहले भी सुन चुका था। जो सोमराज है, आप देख रहे हैं कि सोमराज साहनी इसका पूरा नाम है, सनातन धर्म कॉलेज का विद्यार्थी रह चुका था। वह इस सगाई को तारा के प्रति अन्याय समझ रहा था। जयदेव ने तारा के प्रति अन्याय का प्रतिकार करने के लिए उसे बीए प्रथम वर्ष में भर्ती करवा देने का निश्चय लिया। मतलब जयदेव अच्छा व्यक्ति है यहाँ पर, अब वो अपनी बहन को पढ़ाना चाहता है। फिर इसके बाद सारी चीजें आगे बढ़ती हैं। इसमें आ रहा है कि यहाँ पर जयदेव ने तारा को कॉलेज में भर्ती कराने का निश्चय किया था, तो उसका खर्च मास्टर जी पर डालना उसे उचित न जान पड़ा। इतना रुपया कमा सकने का आत्मविश्वास उसे था, परंतु कॉलेज में दाखिले के लिए रुपया कमा सकने की प्रतीक्षा तो नहीं की जा सकती थी। रुपया उधार मांगने के लिए वह अपने सहपाठी कालीचरण कौल के यहाँ पहुंचा। आशा थी कौल एमए पास कर अवश्य अच्छी नौकरी पर लग गया होगा। कौल सहृदय, प्रतिभावान और परिश्रमी था। सदा पहले डिवीजन में पास होता रहता था। कालीचरण बहुत उदास था। वह 9 मास में जाने कितनी दरख्वास्तें सभी जगह दे चुका था। डॉक्टर राधे बिहारी, सेठ गोपाल शाह, बैरिस्टर चावला, राय बहादुर दीनानाथ सभी से सिफारशी पत्र ले चुका था, परंतु सब विफल रहा। कालीचरण, अच्छा एक चीज आप देखेंगे कि अक्सर जो अपने जीवन में सहृदय, प्रतिभावान और परिश्रमी होते हैं, न जाने उनको क्यों बहुत ज्यादा संघर्ष करना पड़ता है। और जितने सब फालतू टाइप के इधर उधर होते हैं, वो जल्दी से उन ऊंचाइयों को हासिल कर लेते हैं, जिनके गॉडफादर इत्यादि होते हैं। कालीचरण बहुत उदास है और वो कई जगह उसने अप्रोच भी लगाया, तमाम नाम यहाँ पर बताए गए हैं, लेकिन सब क्या रहा, विफल रहा। कालीचरण का जब नाम आया तो मेरे दिमाग में मैला आंचल में भी, ठीक है, मैला आंचल में इस नाम का शायद उत्पन्न एक कोई पात्र है। जरूर आप इसको कमेंट कर बताएंगे। और यहाँ पर उसको उम्मीद थी। जयदेव ने मास्टर जी से भी डॉक्टर प्रोफेसर प्राणनाथ की प्रशंसा सुनी थी। यहाँ पर एक और व्यक्ति की एंट्री हो रही है। सदा ही प्राणनाथ पीएचडी की प्रशंसा करते थे। उन्हें गर्व था कि डॉक्टर को बचपन में ही उन्होंने 8 वर्ष तक पढ़ाया था। मास्टर जी पिछले 25 वर्ष से सेठ गोपाल शाह के परिवार में बच्चों को ट्यूटर चले आ रहे थे, उनको पढ़ाते थे। मासिक वेतन पाते थे। 5 वर्ष तक उनकी ट्यूशन 8 रुपए मासिक ही रही। एक चीज यहाँ पर है, डॉक्टर प्राणनाथ जी का बहुत आदर करता था। जयदेव के गिरफ्तार होने पर वह अपने पद और सरकारी नौकरी की चिंता न करके सहानुभूति प्रकट करने मास्टर जी के यहाँ गया था और मास्टर जी से प्रार्थना कराया था कि मामले मुकदमे में यदि रुपए पैसे की कठिनाई हो तो उसे याद करें। प्राणनाथ ऑक्सफोर्ड से, ध्यान रखना है, प्राणनाथ ऑक्सफोर्ड से राष्ट्रीय अर्थशास्त्र में पीएचडी की उपाधि लेकर 1939 में लौटा था। ये तथ्य बड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। उसके कुछ लेख ब्रिटिश इकोनॉमिस्ट पत्र में उसके भारत लौटने से पहले ही प्रकाशित हो चुके थे। बड़े बड़े ब्रिटिश अर्थशास्त्रियों ने उसे जीनियस कहकर उसकी सूझ की। प्रसिद्ध अर्थशास्त्रियों ने टोरी और डकिन आदि से तुलना की थी। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मान लीजिए आप तमाम प्रैक्टिस सेट किए होंगे, इसको अगर आप नहीं पढ़ेंगे तो फिर आप फंस सकते हैं। उम्मीद है कि जितने भी विद्यार्थी अभी तक ऐसे वीडियो लेक्चर से बने होंगे, जब से मैं पक 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 कर रहा हूं, आप लोग जरूर इसको यहाँ पर कुछ न कुछ नया आपको मिला, ध्यान रखना आपको। जैसे आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने बालकृष्ण भट्ट और प्रताप नारायण मिश्र की तुलना की स्टील और एडिशन से, उसी तरीके से
प्राणनाथ की तुलना यहाँ पर की जा रही है टोरी और डकिन से, ठीक है। पंजाब यूनिवर्सिटी ने उसे यूनिवर्सिटी प्रोफेसर नियुक्त कर लिया था। डॉक्टर प्राण आयु में जयदेव से केवल 6-7 वर्ष ही बड़ा था, परंतु जयदेव एमए की तैयारी के लिए उसे उसके लेक्चरर सुनने जाता था। युद्ध काल में पंजाब के गवर्नर ने प्रोफेसर प्राण को आर्थिक विषयों के लिए सरकारी परामर्शदाता नियुक्त कर दिया था। तब से वह उस पद पर काम भी कर रहा था। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो प्राणनाथ है, इस उपन्यास के एक अच्छे पात्रों में बुद्धिजीवियों में से एक हैं और यहाँ से प्रश्न बनने के लिए बिल्कुल बहुत सारे ऑप्शंस मिल रहे हैं। एक तो किस चीज के प्रोफेसर थे, इनके आर्टिकल किस में छपते थे। जैसे आप लोग देखेंगे एक आता है EPW, ठीक है। जो इकोनॉमी इकोनॉमिक्स पॉलिटिकल वीकली करके एक पत्र है, बड़ा ही फेमस पत्र है। इसमें इसका आर्टिकल छपता है, वो काफी अच्छा माना जाता है। लेकिन इसका किसमें छप गया, ब्रिटिश इकोनॉमिस्ट में, ठीक है। और जीनियस इत्यादि की उपाधि दी गई, तुलना भी की गई। जयदेव और रास्ता न देखकर डॉक्टर प्राण के यहाँ पहुंचा। प्राण ने जयदेव की पत्रों में प्रकाशित कहानियों की सराहना कर उसे जेल के अनुभवों के विषय में बात की। और ये सारी चीजें हैं। आगे एक और इम्पोर्टेंट चीज है जिसको कि आपको ध्यान रखना है, ठीक है। यहाँ पर तो सब चीजें चल रही हैं। आगे 2 पत्रों की बात की जाएगी। एक पात्र यहाँ पर और है, उर्मिला को भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। और बीच में है लाला बधावामल नारंग का लड़का जगदीश चंद्र मास्टर जी का विद्यार्थी रहा। जगदीश पढ़ने में कुछ वैसा ही ध्यान देता था, इसलिए नारंग जी प्राय मास्टर जी की ट्यूशन लगाए रहते थे। जगदीश जैसे तैसे बीए पास करके घर की मशीनों की दुकान में काम करने लग गया था। जगदीश की बहन उर्मिला मैट्रिक की परीक्षा में फेल होकर स्कूल छोड़ दी थी। तो उर्मिला को भी ध्यान में रखना है, जगदीश को भी ध्यान में रखना है, ठीक है। एक चीज मैं आप सभी को बताना चाह रहा था, जिसके लिए ही हमने इतना लंबा इसको बनाया है, ठीक है। 2 पत्रों के बारे में, 2 पत्रों का प्रकाशन हो रहा था, उसको जरूर आप ध्यान में रखिए। पैरोकार और निषाद जो कि साप्ताहिक पत्र थे, इनका प्रकाशन हो रहा था जब जयदेव पुरी जेल में मार्च सवार कर तैयार की हुई अपनी कहानियों को पत्रों में जहां तहां प्रकाशित करवा रहा था। पैरोकार और निषाद जो इसकी कहानियां प्रकाशित हुई थी, उसे उदयीमान लेखक के रूप में तो बहुत लोग जानते थे, परंतु उन 4 कहानियों, कितनी कहानियां उसकी प्रकाशित हुई, 4 कहानियों की विशेष चर्चा और प्रशंसा हुई। इस प्रशंसा के नशे में पूरी पेट में बेरोजगारी का पोल रहने का भी अभ्यास से अकड़ी रहने वाली अपने ऋण पर गर्दन को भी अकड़ाकर चलने लगा। और पैरोकार के संपादक कौन थे, उसको हमने परिचय में ही बताया हुआ है, ठीक है। कशिश जी थे, ठीक। तो देखिए आप चाहें तो पूरा उपन्यास पढ़ सकते हैं। थोड़ा सा उपन्यास आप देख रहे हैं कि लेंदी भी हो सकता है, लेकिन समय मिले तो जरूर पढ़िए, ठीक। हमने थोड़ा सा यहाँ पर आपको पढ़ने का एक आइडिया दिया होगा कि कैसे पढ़ना है। शुरुआत में कहानी तो मान लीजिए बूढ़ी माँ के मृत्यु से लेकर और पूरा जो भी फैमिली है उसके बैकग्राउंड को इसमें बताया गया, लेकिन आगे कहानी अलग तरीके से टर्न लेती है जिसमें कि विभाजन की त्रासदी की बात समझ में आ जाएगी, ठीक है। कई उपन्यास आलोचकों ने इस उपन्यास को थोड़ा सा क्रिटिसाइज भी किया हुआ है, लेकिन फिर भी जब भी विभाजन की त्रासदी वाले उपन्यासों की बात की जाती है तो झूठा सच जो उपन्यास है वो एकदम से ऊपर की श्रेणी में रहता है, टॉप उपन्यासों में से गिना जाता है। तो प्रिय विद्यार्थियों, उम्मीद है कि झूठा सच के बेसिक तथ्यों से परिचित होते हुए निश्चित तौर पर आपने जो भी शुरुआती 15-20 पेज हैं उनको आराम से समझ लिए होंगे। और अगर इधर से क्वेश्चन आते हैं तो जरूर आप कर लेंगे। और पात्रों से आप परिचित हो गए होंगे कि कौन तारा है, कौन जयदेव पुरी है, कौन कनक कनक का भी अभी आगे आता, शीलो कौन है, और तमाम और जो भी पात्र हैं, प्राणनाथ, ठीक है। इन सभी को आप अच्छे से समझ गए होंगे। तो कमेंट का हमें इंतजार रहेगा कि कैसा लगा। आगे हम ऐसी यूनिट से संबंधित अन्य जितने उपन्यास हैं उनको लेकर भी आएंगे। तब तक के लिए इस चैनल से आप जुड़े रहिए। आराम से जो भी पुराने वीडियोज हैं उनको जरूर देखिए, आपको लाभ मिलेगा, ठीक है। चाहे वो शॉर्ट नोट्स के रूप में हो, प्रैक्टिस सेट के रूप में हो, किसी भी एंगल से हो, उनको जरूर देखिए। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।